फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में और मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन में हम पहुंच चुके हैं और आज हमने देखा कि जैसे ही मार्केट खुला वैसे ही बैंक निफ्टी ने एक नया हाई लगाया, नए रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंच गया। 177 अंक की हमने मजबूती देखी बैंक निफ्टी में और 48,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर लिया। बाजार की आगे आने वाली जो चाल है वो किस तरीके की रहने वाली है, बाजार में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है, ये सारी की सारी जानकारी लेंगे आज के खास पैनलिस्ट से। चलिए स्वागत करते हैं आज के खास पैनल का, उसके बाद शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक दहिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी और नमस्कार सारे दर्शकों का भी। नमस्कार सर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश कोकलानी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल भट्ट जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। और आज का जो सेशन रहने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अलग अलग स्टेट से हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं। जिस तरीके की दिल्ली की ठंड बढ़ती जा रही है वैसे हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ साथ मार्केट का टेम्परेचर भी अप होता जा रहा है और बैंक निफ्टी ने इसी के साथ एक नया हाई लगा दिया है। ये नया हाई कब तक सस्टेन रहेगा? क्या अब इसके बाद जो ये हमें अनयूजुअल सी ऊंचाई बाजार में देखने को मिल रही है, क्या ये एक्चुअल में अनयूजुअल है? क्योंकि एक फेस्टिव मोड की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, इलेक्शन ईयर की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन ईयर से पहले एक फेस्टिव का मूड आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, जिसके चलते लोग हॉलीडे के उसमें चले जाते हैं, थोड़ा सा बाजार से एक टेक ऑफ ले लेते हैं और उस टाइम पे थोड़ा रेस्ट का मूड होता है। बाजार में भी हमें वो रेस्ट देखने को मिलेगा। बाजार में वापस से वो हमें कंसोलिडेशन का फेज जो आज से 1 महीने पहले तक लगातार हमें देखने को मिल रहा था और उससे पहले जो हमें देखने को मिल रहा था वो था एक डाउन ट्रेंड। किस तरीके का बाजार के अंदर ट्रेंड रहने वाला है, आलोक सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। और बाजार में आगे हमें किस तरीके से स्ट्रैटेजी को प्लान करना चाहिए, आप इसके बारे में प्लीज राय दीजिए। नमस्कार एक बार फिर से कंचन जी और सारे दर्शकों का भी। आलोक सर मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, एक एक्सपर्ट और जुड़ चुके हैं, उनको भी एक बार मैं पैनल में जोड़ लूं, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं, ठीक है? ठीक। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहन शिंदे जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। ठीक है, कमिंग बैक टू यू आलोक सर। तो कंचन जी जिस तरीके से निफ्टी ने दौड़ लगाई है, मैं इसको तेजी के साथ, अच्छा वर्ड होगा, दौड़ लगाई है, वो करीब करीब अगर हम चार्ट पे देखें तो 80 to 90 डिग्री के एंगल से दौड़ लगाई है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो एक अनयूजुअल सी तेजी है, देखिए अब ये यूजुअल है या अनयूजुअल है उसके लिए कहीं ना कहीं एनालिस्ट हम लोग ही जिम्मेवार है, क्योंकि इस तरीके की तेजी बाजार में शायद कुछ कम ही लोगों ने प्रेडिक्ट की थी। ओवरऑल अगर बात करें, बहुत लंबे समय से आपके चैनल पे भी कहता आ रहा था कि चुनाव एक बहुत बड़ा ट्रिगर होने वाला है हमारे बाजार में। और ऊपर से जो अभी 3 स्टेट्स के रिजल्ट आए थे उसके बाद जिस तरीके का कॉन्फिडेंस बाहर वालों मतलब एफआईआई ने दिखाया भारतीय बाजार में, इवन हमारे रिटेल निवेशकों ने भी जिस तरीके का मूड और मिजाज दिखाया है, उसमें देखिए इस तेजी को नकारा नहीं जा सकता। बट अगर टेक्निकली बात करें तो अनयूजुअल इसलिए है क्योंकि हम वर्टिकल राइज को हमेशा वर्टिकल फॉल की तरह देखते हैं कि एक वर्टिकल राइज अगर आती है तो वहां पे एक वर्टिकल फॉल भी बनता हुआ नजर आता है। अब एक आम निवेशक क्या करे, एक आम ट्रेडर क्या करे, उसके लिए जरूरत है कि समय समय पे आप अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करिए और पोर्टफोलियो में जहां भी आपका पैसा बन रहा है उसको बुकिंग करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट। अब इस तेजी में जिस तरीके का आज भी बाजार है, एक गैप अप ओपनिंग, हम लगातार अगर पिछले 15 दिन का डेटा निकाल के देखेंगे तो एक गैप अप ओपनिंग हो रही है और उसके बाद पूरा दिन बाजार एक कंसोलिडेट कर रहा है। इस तरीके के मूड बाजार में जहाँ पे बाजार भाग नहीं रहा है, कूद के भाग रहा है, वैसे कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है। और खासकर मैं पहले भी बोला हूँ, आज भी बोलता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा दुख है जब आपका नॉशनल प्रॉफिट आपका नॉशनल लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहां पे प्रॉफिट बने वहां पार्शियली ही आप प्रॉफिट बुकिंग करिए, लेकिन आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। निफ्टी फिलहाल 21,541 के आसपास है और आज 21,600 के आसपास का हाई बनाया है। आज अगर 21,600 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज सेकंड हाफ में बिकवाली देखने को मिल सकती है। और नीचे में अगर 21,300 के नीचे ये बाजार फिसलता है तो इसमें गिरावट आने वाले दिन में, स्पेशली 15 जनवरी तक ये गिरावट और जारी रह सकती है।
जी, ठीक है। तो जो आपने अपना ओवरऑल अभी राय दी है वो एक हॉलिडे के मूड को देखते हुए दी है और ये थोड़ा शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, राइट? जी, लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें सर? लॉन्ग टर्म का नजरिया पे अगर कंचन जी बात करें तो देखिए, जब चुनाव आता है तो रिपोर्ट कार्ड देखे जाते हैं और एक रिपोर्ट कार्ड का एक बैरोमीटर जो है वो कहीं ना कहीं अपना इंडियन मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स ही है। तो सरकार ने क्या किया 5 साल और अभी आगे क्या करने की उम्मीद है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर रिफ्लेक्ट होती है तो वो इंडियन मार्केट पे है। और वो हमने देखा भी, जिस तरीके से 188 के फिगर से निफ्टी ने दौड़ना शुरू किया है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और शायद 3 स्टेट में जीत के बाद तो ये चीज और पुख्ता हो गई कहीं ना कहीं कि हम अगले 5 साल के लिए प्लान कर सकते हैं, ऐसा अमूमन मार्केट को भरोसा आया है। और मार्केट को हमेशा एक क्लियर कट इंडिकेशन ही चाहिए होता है किसी तेजी के लिए। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे जो गिरावट आएगी उसके बाद बाजार खत्म हो जाएगा। गिरावट जो आएगी उसमें आप अपने साइकोलॉजी पे कितना कंट्रोल कर पाएंगे, ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा। इसलिए सलाह ये रहेगी कि टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, कॉशियस अप्रोच रखिए कि कल को अगर एक बड़ी गिरावट आती है, क्योंकि बेयर का जो काम है वो लुढ़कने का होता है, वो जितनी अच्छे और आसानी से तेजी आती है उतने ही प्यार से और मोहब्बत से मंदी नहीं आती या गिरावट नहीं आती। तो वैसे गिरावट में आप मेंटली कितने स्ट्रांग रहेंगे एक बड़ा फैक्टर रहेगा। ओवरऑल में तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आज भी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और आने वाले टाइम में अगर ये गवर्नमेंट क्लियर कट गवर्नमेंट निकल के आती है तो इससे अच्छा इस इंडियन इकोनॉमी के लिए हो नहीं सकता। जी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म का नज़रिया साथ ही साथ लॉन्ग टर्म का नज़रिया दोनों के ऊपर हमने बातचीत कर ली है। शॉर्ट टर्म में हमें हो सकता है कि थोड़ा-सा कंसोलिडेशन का या तो फिर डाउन ट्रेंड का ट्रेंड देखने को मिले 15 जनवरी तक, लेकिन उसके बाद जो लॉन्ग टर्म का नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा एफआईआर लगातार बिकवाली के मूड में क्यों है, लेकिन बता दें कि साल के एंड में ही यानी कि दिसंबर में जो एफआईआर्स हैं उन्होंने अपना सेलिंग का बाइंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस दिसंबर में करीबन 54,757 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन मार्केट में, जो कि काफी बड़ा नंबर है इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से भी। ठीक है, अविनाश सर आपके पास आना चाहूंगी। सर कैसा लग रहा है? और जैसे कि आज मैंने जैसे ही मैंने मार्केट की ओपनिंग की तो सबसे पहले मैंने नाम लिया बैंक निफ्टी का। आपको क्या लगता है कि जैसे बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी शुरुआत दिखाई है, ये शुरुआत कब तक सस्टेन रहेगी? ये एक गैप अप ओपनिंग हुई है, ये इसको कब तक मेंटेन करके रखेगा? क्योंकि अब जो हम लेवल्स देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं। आगे का नजरिया किस तरीके के है? मैम हम जो जी। देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने भी गैप अप ओपनिंग दिया है, लेकिन वहाँ से फिर ओवरऑल सेलिंग ही आई है उसमें। निफ्टी ने भी गैप अप ओपनिंग दी है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत सेलिंग ही आ रहा है। एक जो कंटिन्यूस जो गैप अप्स आ रहे हैं निफ्टी में, उसका जो मेजर कारण है वो एफआईआई का इन्वेस्टमेंट्स है। क्योंकि जब एफआईआई जब है ना कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो दे प्रेफर लार्ज कैप इनिशियली, क्योंकि और ये जो पैसा आ रहा है काफ़ी सारा वो हम लोग तो चाइना का एमएससीआई इंडेक्स में जो वेटेज कम होने की वजह से और इंडिया का वेटेज थोड़ा बढ़ने की वजह से वो इनफ्लो ज़्यादा आ रहा है हमारे पास। तो वो जो है दे विल चेज द लार्ज कैप। तो आप निफ्टी में आपको रोज गैप अप्स देखने को मिलेंगी। ये पैसा थोड़ा लॉन्ग टर्म आज आया है तो इसके लिए दे आर बाइंग एट अ हायर वैल्यूएशन। बट जो गैप अप्स है वो पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती इंडेक्स में, क्योंकि वो महीने या 45 डेज में वो वापस रिविजिट ज़रूर करता है वहाँ पे इंडेक्स। ठीक है, एफआईआई के पास ऑप्शन है डेरिवेटिव में हेज करने के लिए, तो वहाँ पे वो लोग अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट कर लेंगे। डीआईआई इसके लिए मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग कर रही है, बिकॉज रिटेलर्स उसमें एसआईपी ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रह रहा है। और ओवरऑल जो है जो क्लासिक केस है ग्रीड का, वो हम ओवरऑल मार्केट में देख रहे हैं, बिकॉज एवरीवन इज मेकिंग मनी। जो आईपीओज है वहाँ पे थोड़ा फ्रिंजी है, और जो सबसे बड़ा सेलर है आज की तारीख में मार्केट में वो है प्रमोटर्स। वाया आईपीओ है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है जो ओएफएस कर रहा है। ठीक है, ब्लॉक डील्स हो रही हैं जहाँ पे एंकर इन्वेस्टर एग्जिट कर रहे हैं। तो काफ़ी सारा सेलिंग जो है वो स्मार्ट प्लेयर्स का हो रहा है और बाइंग जो है वो रिटेलर्स की ज़्यादा हो रही है। तो ये मेरा पर्सनली मेरे को थोड़ा अनईजी करता है। और 2024 आई थिंक जो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा पहले के 3-4 महीने। बट जो अगर कुछ इंटरनेशनली कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं
तो आई थिंक सो इंडिया को भी थोड़ा इफेक्ट आएगा, लेकिन वो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया में फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सेम सिनेरियो आई थिंक सो, बिकॉज मैंने देखा हुआ है, तो आई हैव सीन दिस इन 2007, आई हैव सीन दिस इन 2011-12 और 2017 में भी हमने देखा था, जो सेम फ्रिंजी हुआ था। फिर बाद में नेक्स्ट ईयर बहुत ही खराब रहा था इन्वेस्टर के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टर को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, थोड़ा कैश का परसेंटेज पोर्टफोलियो में थोड़ा इंक्रीज करते रहना चाहिए वीकली, और जितना हो सके स्टॉक स्पेसिफिक और फंडामेंटली ज़्यादा पोजीशन ले तो ज़्यादा बेटर है। जी, ठीक है। तो थोड़ा-सा कॉशियस अप्रोच को फॉलो करते हुए चलना चाहिए। मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग जो हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है, वो थोड़ा-सा हमारे लिए एक डर का संकेत भी है कि वापस से मार्केट उस लेवल पे रिविजिट करेगा और आपको हो सकता है कि हम बाजार के अंदर एक डाउन ट्रेंड जल्दी ही देखने को मिले। ठीक है, निखिल सर आपके पास आना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, जो निखिल सर आपने उस दिन कॉन्क्लेव में जब आप आए थे, विजिट किया था इंडियन न्यूज बिजनेस के कॉन्क्लेव में, तो काफी सारी वहां पे बातें हुई थी। शायद से वो बातें हम मार्केट के इस ड्यूरेशन में नहीं कर पाते क्योंकि टाइम थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट होता है, लेकिन वहां पे काफी अच्छे तरीके से कि इंडिया का जो रोड मैप है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, वो किस तरीके से बनाया जाए और इंडियन मार्केट है वो उनका जो रास्ता है वो किस तरीके का दिख रहा है। साथ ही साथ हमें क्या आने वाले टाइम पे सेंसेक्स के जो लेवल है 2025 तक 1 लाख तक के देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर काफी इलैबोरेटेड वे में निखिल सर ने अपनी राय रखी थी। सर आज बाजार को देखते हुए आपकी क्या राय है? क्योंकि जब आप लास्ट एपिसोड में आए थे आपने थोड़ा सा डर जताया था मार्केट को देखते हुए, वो डर कायम है या वापस से आप बुलिश ट्रेंड में आ चुके हैं? कंचन जी थैंक यू वेरी मच। आपने जो हम लोग दिल्ली में मतलब मिले थे और वो भी बात कर दिया, बहुत बढ़िया। मैडम पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर आपकी पूरी टीम को, स्पेशली लवजीत सिंह सर को और स्पेशली आपको कि आपने वो मतलब बहुत बढ़िया मतलब एक प्रेजेंटेशन के साथ हम लोगों को मतलब वहाँ पर एक अपना विचार रखने का मौका दिया था। और आज जो सवाल है मैडम 5 ट्रिलियन का जो उस टाइम भी था, तो रिकॉर्ड ब्रेक तेजी को वैश्विक बाजारों में से भी सपोर्ट मिल रहा है, ये मेरा एक टैगलाइन। रिकॉर्ड ब्रेक तेजी जो है उसको वैश्विक बाजारों से में मतलब वैश्विक बाजारों से भी एक सपोर्ट मिल रहा है। जैसे फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कम करने की बात की 2024 में, उसको अनचेंज भी रखा और कम करने की बात की। आज भी बैंक ऑफ जापान ने अपने ब्याज दर को बरकरार रखा। मतलब उसका मतलब क्या है, पूरे विश्व के अंदर सबकी नज़र भारत पर है। और आज स्थानिक स्तर पर भी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो हुआ वो 21% बढ़कर 13.7 लाख करोड़ तक की नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। मतलब जो डर गया तेजी से, आप समझो वो एग्जिट हो गया। मार्केट में पहले मंदी का डर लग रहा था, अब तेजी का डर लग रहा है। और तेजी में आज भी इन्वेस्टर ऐसा बोल रहे हैं, इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, हम लोग सोच नहीं सकते एक दिन में 9 आईपीओ आ रहे हैं। वो पैसा कहाँ से आता है? वो स्थानिक लेवल से आता है। म्यूचुअल फंड की जो मतलब इनकम है, एसआईपी की इनकम है, जीएसटी की इनकम है, और अपना जीडीपी ग्रोथ का मतलब बढ़ने की जो संभावनाएं बताई जा रही है। साथ साथ में इन्फ्लेशन रेट 22 तारीख को मतलब परसों 22 तारीख को इन्फ्लेशन के भी रेट आने वाले हैं, मतलब आंकड़े, तो उस पर भी सबकी नजर रहेगी। मतलब ये नया तेजी का जो माहौल है ये बरकरार रहेगा। आज 21,650 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर ने ट्रेड किया और 71,900 पॉइंट के ऊपर सेंसेक्स ने जो मतलब तेजी बनाई है, ये कंटिन्यू तेजी रहेगी। हाँ, 200-300 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट ये अभी मतलब कोई मायने नहीं रखेगी। आने वाले दिनों में एफपीआई उसने 43,000 करोड़ की खरीदारी की। अच्छा, लार्ज कैप की जो मतलब अभी खरीदारी है वो तो अभी बाकी है। ये तो स्मॉल कैप, मिड कैप, आईपीओ, एसएमई, ये सब फंड जो है मतलब जिन लोगों ने फंड है, इसकी तेजी अभी चल रही है। तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में देखिए, अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी एक बहुत एक अनुमान लगाया कि भारत अपनी आर्थिक नीतियों के कारण इस वर्ष दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हम लोग तो एनालिस्ट है, स्थानिक लेवल पर हम लोग अपने एक प्रिडिक्शन बता रहे हैं कि करेक्शन आएगा ये हो, लेकिन जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये चीज बता रही है
कि भारत आर्थिक नीतियों में प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगा, उसका मतलब आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी तेजी दिखाई देगी। निफ्टी फ्यूचर का लेवल आप बताइए तो मतलब 200-300 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी में 500-1000 पॉइंट का जो भी करेक्शन है वो अभी मतलब उसको डिस्काउंट कर देंगे। तो आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से नई नई तेजी का माहौल बनेगा। हाँ, दो तीन चीज है जिसको हम लोग मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो है एक नया मतलब नई महामारी, जिससे चल के दुनिया फिर से मतलब वो चिंतित हो गई है, टेंशन में आ गई है, क्योंकि भारत में भी कोरोना के नए मामले धीरे धीरे जोर पकड़ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से ये बीमारी और ये जो चीज है नेगेटिव जितने भी फैक्टर्स है उसको मतलब डिस्काउंट करके मैं एक टैगलाइन अभी बनाया है कि आने वाले दिनों में प्री बजट रैली तो बाकी है मेरे यार, आप समझ रहे, अभी प्री बजट रैली तो बाकी है, क्योंकि 1 फरवरी को प्री बजट रैली का एक संकेत दे रहे हैं, और काफी सारे फंड्स भी बहुत इंटरेस्टेड है कि बजट के अंदर बैंकिंग सेक्टर और तो मेरे हिसाब से 200-300 का करेक्शन कोई मायने नहीं रखता है, और तेजी का माहौल है। स्टॉक स्पेसिफिक फंडामेंटल बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में अपनी एक खरीदारी रखनी चाहिए। जी, ठीक है। तो जानकारी ले ली है और तेजी का माहौल है, और किस तरीके से स्ट्रैटेजी को आपको बनाना चाहिए, किस तरीके की अप्रोच बाजार में रखनी चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी ले ली है निखिल सर से। अब आना चाहूंगी मैं रोहन सर आपके पास। सर, आपको क्या लगता है कि बाजार में जो इस टाइम पे स्पेसिफिकली, जैसे कि आप चार्ट्स को ज्यादा फॉलो करते हैं, टेक्निकल चार्ट्स किस तरीके के हमें संकेत दे रहे हैं, और साथ ही साथ आने वाले टाइम पे हमें क्या वापस से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी पूरे मार्केट में एक खुशियां मनाई जा रही है। एक तो खुशी इसलिए कि हॉलिडे आने वाली है, सबसे पहली खुशी उसकी, और दूसरी है कि जो मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पे है। इंडियन मार्केट जो है ईयर के एंड तक अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। अगर हम ग्लोबली देखें तो इंडियन मार्केट अपनी एक काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को मेंटेन करके बैठा हुआ है। लेकिन ये चीजें क्या चार्ट्स में भी हमें दिख रही है? चार्ट्स भी वही फॉलो कर रहे हैं जो फंडामेंटली ग्लोबली और हमारे इंडियन मार्केट फॉलो कर रहे हैं? देखिए, चार्ट में तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी जो मैं देखता हूँ तो उसमें डिस्काउंट हो चुकी है, जो पॉजिटिव है। अभी यही यहाँ से कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऑलमोस्ट रोज ही नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। तो मार्केट कहाँ तक नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो ऊपर का कोई लेवल ऐसा नहीं है स्पेसिफिक। और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर देखूँ तो ऐसा कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि जिसको लेके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकते हैं। एक ही चीज यहाँ पे होगी कि यहाँ पे वैल्यूएशंस फंडामेंटली में थोड़ी सी अभी बात करना चाहूंगा। वैल्यूएशंस बहुत सारे स्टॉक्स के काफी हाई पे है, और वो शायद किसी ट्रिगर को देख रहे कि कोई ट्रिगर होना चाहिए मार्केट को करेक्शन लाने के लिए। वो ट्रिगर अभी फंडामेंटली कुछ है नहीं, ना ही ग्लोबल मार्केट से ना ही इंडियन मार्केट से। तो इसके बाद इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई डिप आता भी है, कोई फॉल आता भी है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन नेक्स्ट ईयर में मैं एक स्पेसिफिक अगर सारे सेक्टर का मैं स्टडी करता हूँ तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर स्टॉक स्पेसिफिक ईयर ही ज्यादा करके रहने वाला है, क्योंकि वैल्यूएशंस में अगर कोई भी ट्रिगर ग्लोबल मार्केट के कारण अगर बेरिश ट्रिगर होता है, तो जो जिन स्टॉक के वैल्यूएशन काफी हाई पे, वहां पे एक बहुत बड़ी करेक्शन आने की संभावना आ सकती है। लेकिन वो ट्रिगर आने के बाद की बात है, वो भी पहली चीज हम चार्ट्स के ऊपर देख पाएंगे। लेकिन अभी चार्ट्स के ऊपर वैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहने में ज्यादा है कि हर स्टॉक्स में अगर आप अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है और वो उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा कि हर स्टॉक आगे जाके 3-4 महीने का व्यू लेके वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक आना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके लिए फंडामेंटल एक बहुत ही अच्छा बेस रहेगा। और निफ्टी के लिए अगर मैं टेक्निकली देखूं तो जब तक निफ्टी 21,400 के ऊपर हमें वीकली क्लोजिंग नहीं मिलती, तो ऐसा कोई मेजर बेरिश का साइन मुझे नहीं लगता कि निफ्टी में आएगा। हो सकता है कि ये रैली स्ट्रेच होके आगे अगर 21,400 का लेवल मेंटेन होता है डेली और वीकली बेसिस पे, तो हमें नेक्स्ट जनवरी तक 22,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जी, ठीक है। तो अभी बेरिश के कहीं पे भी हमें साइन नहीं दिख रहे हैं, और जो न्यूज़ थी वो ऑलरेडी चार्ट्स के ऊपर डिस्काउंट हो गई है, और आने वाले टाइम पे हमें एक बाजार के अंदर अच्छे लेवल्स, नए रिकॉर्ड लेवल्स वापस से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाजार के ऊपर तो हमने ओवरऑल राय ले ली है।
मोस्टली एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने बोला है कि इस टाइम पे हमें स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच को देखते हुए चलना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक काम करना चाहिए बाजार के अंदर। अब जान लेते हैं वो एक्चुअल में स्टॉक्स कौन से हैं जिनके अंदर हमें काम करना चाहिए, जहां से हम अपना मुनाफा बना सकते हैं। आलोक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक बात मैं पहले बोलना चाहूंगी, उसके बाद मैं आपकी स्टॉक्स रिकमेंडेशन लेना चाहूंगी। सर, आप जब आए थे लास्ट 1 महीने पहले करीबन, तो आपने बोला था एक स्टॉक रिकमेंडेशन आपकी तरफ से थी बायोकॉन, राइट? और उसके बाद जो जिस तरीके से हम ग्लोबल सेंटिमेंट्स देख रहे हैं कि जो ये कोरोना का डर वापस से आता हुआ दिख रहा है, JN1 का जो हमारा वेरिएंट है वो वापस से सस्पेक्ट हुआ है, काफी सारे केसेस भी उसके आ गए हैं, उसके चलते ग्लोबली ये एक डर है। लेकिन शेयर मार्केट के लिए और जो डायग्नोस्टिक सेक्टर है हमारा बेसिकली, और वहां के शेयर्स है, उनके लिए एक वापस से मस्ती का मूड आ गया है, क्योंकि अब वो भागने वाले हैं, क्योंकि टेस्टिंग बढ़ गई है, डायग्नोसिस बढ़ गई है, और वो जो शेयर्स है वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी रैली दिखा रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? साथ ही साथ आपकी आज की स्टॉक रिकमेंडेशन क्या है? जी कंचन जी, आप ही के चैनल पे शायद उसको रिकमेंड किया था 27 रुपए के आसपास में, अभी शायद 54-55 के आसपास है, और पहला टारगेट अचीव कर गया है बायोकॉन का। और साथ में एक और अपडेट देना चाहूंगा कि एम्फेसिस ग्लोबल भी हमने बड़े कम भाव पर 2200 के आसपास में रिकमेंड किया था, जो आज के डेट में करीब 2700 2700 है, और फाइनल जो उसका टारगेट था 2800 का, तो उसके बेहद करीब फिलहाल में वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि जो फार्मा सेक्टर है उसकी रैली जो बन रही है, या देखिए चार्ट की पहले खूबसूरती ये होती है कि वहां पर सारी चीजें डिस्काउंट हो जाती है। मतलब 1 महीने पहले अगर मुझे भी ये पता होता कि कोरोना का वेरिएंट वापस से पैर पसारेगा, तो हम खुद भी पहले से बहुत प्रिकॉशनरी मोड में रहते, बट ऐसा नहीं है। चार्ट का ये खूबसूरती है कि वो एक इंडिकेशन ये दे देता है कि कहाँ पर अब आप वापस से एंटर कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं, ये इंडिकेशन वो देता है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50-50 अमूमन। अब रहा कि अगर ऐसा वेरिएंट्स आता है और उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए 2024 नो डाउट एक वोलेटाइल ईयर रहने वाला है ड्यू टू एस्ट्रोलॉजी। 8 का साल है, वो 8 नंबर का न्यूमरोलॉजी वाइज अगर हम बात करें 8 का साल है, और 8 का साल बहुत उठापटक, 8 एज पर न्यूमरोलॉजी बहुत उठापटक वाला एक नंबर होता है। तो उस उठापटक में ओवरऑल हो सकता है कि पूरे साल भर में आपके जो बैलेंस जो अर्निंग है वो बड़ा बैलेंस रहे, उतना जितना मजेदार 2023 लोगों के लिए रहा है अमूमन। क्योंकि तेजी के अंदर कोई ये नहीं देख रहा कि स्टॉक के भाव क्या थे जनवरी के अंदर, जनवरी 2023, मतलब वहां से आप समझे कितने सारे स्टॉक 100-200% के रिटर्न के साथ एक साल के अंदर इतना दमदार रिटर्न हमें दे रहे हैं। तो 2024 चाहे अगर हम बात करें वेरिएंट के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, चाहे हम बात करें पोर्टफोलियो के लिए वहां भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। अब रहा कि जो दोनों में एक रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशनशिप की, कोई बीमारी आती है तो यहाँ पे इनके स्टॉक के भाव ऊपर बढ़ते हैं, फार्मा या मेडिकल्स वाले। तो देखिए आप इंजॉय कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली कुछ सेक्टर पॉजिटिव सेक्टर्स होते हैं, कुछ सेक्टर नेगेटिव सेक्टर्स होते हैं। आप फार्मा में पैसा बनाकर अगर खुद बीमार है तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो बैलेंस वे में काम करना है, और अगर आप फार्मा सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके रखें, क्योंकि ऑलरेडी 1-1.5 हफ्ते के अंदर फार्मा ने एक अच्छी रैली दिखाई भी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको उन फार्मा के शेयर्स पे या उन सेक्टर्स पे मेडिकल के मतलब अपना फोकस रखना पड़ेगा जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। क्योंकि एक R&D एक बड़ा एक लूपहोल्स होता है इस बिजनेस में, जहाँ पे एक बड़ा पैसा खर्चा हो जाता है और एक शेयर होल्डर को पता भी नहीं चल पाता कि कितने R&D किसी प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले खराब हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप फंडामेंटली बहुत सारी कंपनियों के डीप में डेप्थ में ना जा सके, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप एटलीस्ट टेक्निकल पैरामीटर्स पे इंडिया न्यूज देखें या किसी भी रिसर्च एनालिस्ट से बात करें और ये कंफर्म कर ले कि किस स्टॉक में फार्मा के अब नई तेजी बनती हुई नजर आ रही है फिलहाल। जी ठीक है, तो फार्मा के ऊपर तो राय ले ली है, साथ ही साथ ओवरऑल सेक्टर के बारे में भी जानकारी ले ली है। सर अब बात करते हैं स्पेसिफिक स्टॉक रिकमेंडेशन की, कौन से शेयर्स होंगे जहां पे हमें निवेश करना चाहिए? कंचन जी, मेरा